नमस्कार। मैं डॉक्टर अंजना श्रीवास्तव आज आपको बीए पार्ट थर्ड के पाश्चात्य राजनीति विचारक, जिसमें प्रमुख रूप से प्लेटो, अरिस्टोटल, मैकियावेली, मिल, बेंथम आदि के राजनीतिक विचारों को हम पढ़ेंगे। जैसा हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था भारतीय राजनीति विचारक, और उसमें राज्य के कार्य, सप्तांग सिद्धांत आदि की चर्चा करी थी, उसी तरह से हम सबसे पहले प्लेटो के न्याय के सिद्धांत की चर्चा करेंगे। उन्होंने अर्थ, विशेषताएं, आलोचना और उनके महत्व पर प्रकाश डाला है। प्लेटो दर्शन शास्त्र और राजनीतिक चिंतन के प्रथम प्रवर्तक थे, क्योंकि उनके पूर्व किसी ने राजनीतिक दर्शन और क्रमबद्ध तथा परिस्थितियों के रूप में प्रतिपादन नहीं किया था। उनका जो वास्तविक नाम था वो था एरिस्टोक्लस। नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट थर्ड राजनीति विज्ञान के पाश्चात्य राजनीति विचारक प्लेटो के बारे में बताएंगे, और उन्होंने राज्य के लिए न्याय, आदर्श राज्य, शिक्षा आदि के बारे में अपने महत्वपूर्ण विचारों का प्रतिपादन किया है। सबसे पहले हम ये बताएंगे कि प्लेटो ने आखिर राज्य की आधारशिला और उनका चिंतन का प्रभाव किस प्रकार से पूरे समाज और राज्य पर डाला था। तो प्लेटो दर्शन शास्त्र और राजनीतिक चिंतन का पृथक प्रवर्तक था, क्योंकि उसके पूर्व किसी ने राजनीतिक दर्शन का क्रमबद्ध तथा परिस्थितियों के रूप में प्रतिपादन नहीं किया। प्लेटो का जन्म एथेंस के एक कुलीन परिवार में हुआ था और उनका वास्तविक नाम अरिस्टोक्लिस था। प्लेटो एक महान दार्शनिक था और उनके संपूर्ण चिंतन पर उनके गुरु सुकरात का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। इसी कारण प्लेटो ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक में अपना न्याय सिद्धांत दिया। न्याय को हम रिपब्लिक भी कहते हैं। रिपब्लिक का यदि हम आधुनिक भाषा में अर्थ निकालें तो गणतंत्र है, परंतु जो प्लेटो का न्याय है उसमें जो रिपब्लिक की बात करी है वो उसके संपूर्ण अध्ययन का केंद्र विषय है। इस कारण रिपब्लिक को न्याय से संबंधित कंसर्निंग जस्टिस भी नाम दिया गया है। अपने न्याय संबंधी विचारों का प्रतिपादन करने से पूर्व प्लेटो ने उस समय जो तात्कालिक समय में प्रचलित 3 न्याय की अवधारणा थी, उन अवधारणाओं का उन्होंने खंडन किया है। उसमें जो पहली अवधारणा थी वो थी परंपरागत सिद्धांत, दूसरी थी क्रांतिकारी सिद्धांत और तीसरा था कार्यकारण सिद्धांत। जो पहला था परंपरागत सिद्धांत, उसके जो प्रवर्तक थे वो थे सिफालिस और पॉलीमार्कस। सिफालिस ने न्याय को परिभाषित करते हुए कहा कि सत्य बोलना और ऋण को चुकाना न्याय है, और पॉलीमार्कस ने कहा मित्र के साथ श्रेष्ठ और शत्रु के साथ घृणित व्यवहार करना ही न्याय है। प्लेटो इन सब का खंडन करता है। उसने कहा कि ये दोनों ही सिद्धांत दोषपूर्ण हैं, क्योंकि सत्य बोलकर अपने देश की गुप्त जानकारी देना अन्याय है, और ऋण स्वस्थ मित्र से अस्त्र ले और बाद में वह मित्र स्वस्थ मनोवृत्ति का ना रह जाए और उसे वापस लौटाना, ये भी राज्य के हित में नहीं है। इसलिए उन्होंने मित्र और शत्रु उनके बारे में ये कहा है कि क्या पता मित्र नाम का मित्र और वास्तव में शत्रु हो, इसलिए व्यवहार में ऐसा असंभव है। दूसरी जो विचारधारा है वो है क्रांतिकारी सिद्धांत। व्यक्ति ही सत्य और शक्तिशाली का हित साधन न्याय है। प्लेटो ने कहा कि शासन एक कला है और शासक का जो कर्तव्य है वो जनता के कष्टों को दूर करके उनके हित में कार्य करना है। अन्याय किसी भी दृष्टि से न्याय से श्रेष्ठ नहीं हो सकता, क्योंकि सुख दुख में सदैव श्रेष्ठ होता है। इसलिए प्लेटो ने क्रांतिकारी सिद्धांत की भी आलोचना करी और उन्होंने कहा कि इस प्रकार को जो न्याय है वो राज्य के हित में नहीं होता। तीसरा जो सिद्धांत है वो है कार्यकारण सिद्धांत। उसमें न्याय को परिभाषित करते हुए कहा गया कि न्याय एक कृत्रिम वस्तु है, उसका आधार कोई सार्वभौमिक नियम न होकर निरंतर बदलती हुई परंपराएं हैं। न्याय भय का शिशु है। प्लेटो का कहना है कि न्याय बाहरी समझौते
पर आधारित नहीं बल्कि मानव के आत्मा का आंतरिक गुण है। इसलिए न्याय भय और शक्ति से नहीं बल्कि स्वाभाविक रूप से किया जाता है। उपरोक्त तीनों जो पारंपरिक धारणाएं हैं, उनके उचित तर्कों के खंडन के उपरांत प्लेटो ने अपनी न्याय संबंधी धारणा का प्रतिपादन किया है। अब प्लेटो का न्याय सिद्धांत क्या है, ये प्लेटो ने आगे बताया है और कहा है कि उपरोक्त तीनों ने न्याय को बाहरी वस्तु माना है, जबकि प्लेटो न्याय को आंतरिक और स्वाभाविक मानते हैं। प्लेटो ने न्याय के दो रूपों का वर्णन किया है। पहला उन्होंने बताया कि व्यक्तिगत न्याय और दूसरा सामाजिक या राज्य से संबंधित न्याय। व्यक्तिगत न्याय के अनुसार प्लेटो मानता है कि आत्मा में 3 प्रवृत्तियां पाई जाती हैं जो उसके अंदर विद्यमान है, जिनका प्रयोग मनुष्य समय समय पे करता है। उन्होंने बताया हर व्यक्ति के अंदर 3 प्रवृत्तियां होती हैं: विवेक, साहस और तृष्णा। जब ये तीनों गुण मानव मस्तिष्क में उचित अनुपात में विद्यमान रहते हैं तभी व्यक्ति न्याय का पालन कर सकता है। तृष्णा, शौर्य, बुद्धि के उचित समन्वय से ही व्यक्ति के जीवन में न्याय की स्थापना होती है। दूसरा उन्होंने बताया सामाजिक न्याय। इसके संबंध में प्लेटो ने माना है कि सामाजिक न्याय वह न्याय है जहाँ राज्य मानव मस्तिष्क का व्यापक रूप है। राज्य का निर्माण वृक्षों, चट्टानों से नहीं बनते, बल्कि ये उन लोगों के मस्तिष्क और चरित्र का परिणाम है जो उसमें निवास करते हैं। जिस प्रकार व्यक्ति के अंदर 3 तत्व गुण विद्यमान है, उसी प्रकार इन तीनों गुणों के प्रतिनिधि के आधार पर राज्य के 3 वर्ग होते हैं: शासक, सैनिक और उत्पादक। उन्होंने इसको परिभाषित करते हुए कहा है कि शासक वर्ग में विवेक की प्रधानता होती है, इसलिए ये शासक संचालन का कार्य करते हैं। दूसरा बताया सैनिक वर्ग, इनमें साहस और शौर्य की प्रधानता होती है, इसलिए इनके ऊपर रक्षा का दायित्व है। तीसरा है उत्पादक वर्ग, इसमें तृष्णा है, वासना प्रधानता है, इसलिए आर्थिक और भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति उत्पादक वर्ग करेगा। व्यक्ति के वर्ग का निर्धारण उसमें उस तत्व की प्रधानता के आधार पर होता है। जैसे जिस व्यक्ति में जिस गुण की प्रधानता होती है, उसी के अनुरूप वो अपने व्यवसाय को चुनता है। प्लेटो ने कहा कि राज्य में न्याय की उपलब्धि तभी हो सकती है जबकि उसका प्रत्येक तत्व अपने स्वाभाविक गुणों के अनुसार आचरण करे और अपने अपने कर्तव्यों का पालन करे। अर्थात जब शासक निस्वार्थ भाव से जनता के हितों के रक्षा करने का काम करते हैं तो वो शासन करेंगे और उत्पादक और उपभोग की पर्याप्त सामग्री पैदा करेंगे, तभी राज्य में न्याय स्थिर रह सकता है। यह कर्तव्य पालन है। आखिर न्याय है क्या? तो प्लेटो ने उसका उत्तर देते हुए कहा कि न्याय का अधिवास या निवास कहाँ रहता है, अर्थात अपने निश्चित स्थान पे अपने कर्तव्यों का पालन करना और दूसरे के कर्तव्यों में हस्तक्षेप ना करना ही न्याय है। न्याय का निवास अपना निश्चित कर्तव्य पूरा करने वाले प्रत्येक नागरिक के मन में है। इस परिभाषित करते हुए उन्होंने न्याय की विशेषता को बतलाया है, जिसमें प्लेटो के न्याय की अवधारणा कार्य विशेषीकरण है और इस सिद्धांत पर आधारित है कि व्यक्ति को ऐसा कार्य कुशलतापूर्वक करना चाहिए जो उसको स्वभाव के पूर्णतया अनुकूल हो। इससे एक व्यक्ति एक ही कार्य अच्छाई से और अधिक मात्रा में कर सकेगा। ऐसा करने से सभी व्यक्तियों की आवश्यकताएं पूरी होंगी और राज्य भी आत्मनिर्भर बन सकेगा। दूसरी विशेषता प्लेटो ने बताई है कि जो न्याय है वो बाहरी जगत की वस्तु ना होकर आंतरिक स्थिति है। स्वाभाविक होने के कारण उसे थोपा नहीं जा सकता। यह व्यक्ति के आत्मा का गुण है। आत्मा को उन्होंने परिभाषित करते हुए कहा कि जो व्यक्ति के अंदर विद्यमान होती है उसे हम आत्मा कहते हैं। तीसरा उन्होंने विशेषता बताई कि प्लेटो का न्याय समाज में एकता का सूत्र स्थापित करती है। ये प्लेटो की विशेषताएं थी, न्याय की अवधारणा थी, लेकिन कई जैसे सेबाइन है, बार्कर है, इन्होंने इसके सिद्धांत की आलोचना करते हुए कुछ मुख्य बिंदुओं पे प्रकाश डाला है, जिसमें उन्होंने आलोचना करते हुए कहा कि प्लेटो का न्याय कानूनी अवधारणा नहीं बल्कि एक नैतिक धारणा है। यह मनुष्य को केवल अपने कर्तव्यों तक सीमित करने वाली भावना मात्र है। नंबर 2, कार्य विशेषीकरण से
इसमें प्रतिभा का हनन होता है। हो सकता है कि एक व्यक्ति में एक गुण के अलावा उसमें दूसरी प्रधानता भी हो। तो इस तरह से प्लेटो ने संपूर्ण राज्य के लिए न्याय की अवधारणा को प्रस्तुत किया है और यही उसका न्याय है।